तो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, यानी कि मात्रक एवं मापन का। आप लोग को बताते चले कि इंस्पायर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ग्रुप डी की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 17 फरवरी से ही हम लोगों ने ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग का टारगेट है कि आने वाले 3 महीनों में हम लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस का पोर्शन को कवर अप कर दें। ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी बैच है वो हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन बैच हमारे एप्लीकेशन पर लाइव हो चुका है, जिसको आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बहुत ही मिनिमल अमाउंट में परचेज कर सकते हैं और इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसी टारगेट को पूरा करते हुए आज हमारा क्लास लेक्चर 2 जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग ये देख लिए थे कि यूनिट्स एक्चुअली में क्या होती है ना, मेजरमेंट क्या होता है, क्या दोनों का इंपॉर्टेंस है, क्या दोनों का महत्व है ना, किस तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ों को मापते हैं, क्यों मापना ज़रूरी है ना, ये सारा चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ अलग अलग यूनिट्स के बारे में देखे थे, जिसमें अलग अलग यूनिट्स में क्या क्या लगता है, जैसे बल में क्या लगेगा, है ना, आपका जाकर के, जिसमें हम लोग और भी चीज़ पढ़े थे कि फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है। ठीक है, जैसे मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ, ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में भी हम लोग इसमें अच्छे से समझे थे। इसके बाद हम लोग उपसर्ग के बारे में भी पढ़े थे कि जैसे 10 पे पावर 24 को हम लोग योटा कहते हैं, 10 पे पावर 21 को जेटा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ा था, मात्रों की प्रणाली भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एमकेएस सिस्टम जो हो गया हमारा मीटर, किलोग्राम और सेकंड का, फिर हमारा एफपीएस सिस्टम जो हो गया, फिर हमारा सीजीएस सिस्टम हो गया, ये सारा चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सारा चीज़ आई होप आपने पिछले लेक्चर में देख लिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर 2 को अपलोड इसमें किए हैं, या एक काम करेंगे, हम दोनों लेक्चर को मर्ज करके ही अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा आसानी हो ये चैप्टर को समझने में। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो लास्ट क्लास हम लोग जहाँ पे ख़त्म किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों का देखेंगे, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है साइज को लेकर के कि इसका क्या साइज है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो न्यूक्लियस, यानी कि जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, आपको पता है ये अगर एक एटम है, ये अगर एक एटम है यानी कि परमाणु, तो न्यूक्लियस यहाँ पर कहीं रहता है, काफी छोटा सा रहता है न्यूक्लियस। ठीक है ना, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। तो एक एटम में, एक परमाणु में एक नाभिक रहता है और नाभिक बहुत छोटा रहता है, बहुत सूक्ष्म रहता है। तो कितना छोटा रहता है, कितना सूक्ष्म रहता है, तो वो चीज हम लोग 10 पे पावर -15 मीटर के थ्रू जानते हैं, यानी कि ये फेंटो में इसको मेजर किया जाता है। इसको एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है 1/10 पे पावर 15। इसी चीज को जब आप ऊपर करेंगे तो 10 पे पावर -15 आ जाता है। तो इस तरह से भी अगर एग्जाम में दे दे तो कहने का मतलब सेम ही है। तो यानी कि 10 पे पावर -15 मीटर में, यानी कि फेंटो में इसको नापा जाता है न्यूक्लियस को, यानी कि न्यूक्लियस काफी छोटा होता है। न्यूक्लियस से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, एटम। देखिए जैसे जैसे ये पावर घट रहा है यानी कि इससे बड़ा हो रहा है ना। नेगेटिव में अगर कोई चीज -20 है और कोई चीज -10 है, यानी कि -10 वाला ज्यादा बड़ा है -20 वाले से, है कि नहीं, तो नेगेटिव में उल्टा वर्क करता है। तो यानी कि एटम जो हो गया वो नाभिक से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए इसका साइज 10 पे पावर -10 होता है, यानी कि इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। उसी तरह मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होता है जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ मिल करके जो बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं अणु या मॉलिक्यूल, यानी कि जो H2 का निर्माण होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिल करके, इसको ही हम लोग कहते हैं अणु या मॉलिक्यूल। इसका साइज क्या होता है, 10 पे पावर -9 मीटर होता है, इसको नैनो में हम लोग दिखाते हैं। और सेल, सेल को कहते हैं कोशिका, जो सबसे छोटा यूनिट होता है हमारी लाइफ का, हम लोग सब सेल से बने हुए हैं, उसका साइज रहता है 10 पे पावर -6 मीटर, यानी कि उसको माइक्रो में हम लोग दिखाते हैं। ये 4 इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में। हर एग्जाम में कभी ना कभी एटम का साइज को लेकर के क्वेश्चन आया है, किसी में न्यूक्लियस को लेकर के आया, किसी में मॉलिक्यूल को लेकर के आया, तो किसी में सेल को लेकर के आया। तो इसीलिए मैंने ये सारा चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन करवा दिया ताकि आप आराम से इसको थोड़ा याद कर लें और थोड़ा सा आप लोग को ये बात याद रहे। इसके बाद और भी छोटा छोटा डिटेल्स में हम लोग आते हैं। जैसे क्या पूछा जाता है, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। अब ये बहुत बार पूछा गया कि लाइट ईयर जो है वो किसका मात्रक है, मतलब ये किस चीज को डिनोट करता है, ये दूरी को डिनोट करता है, डिस्टेंस को डिनोट करता है, दूरी को या स्पीड को, है ना, चाल को, या समय को, या टाइम को, या किसी अन्य चीज को। ये किस चीज को डिनोट करता है, लाइट ईयर जब हम लोग बोलते हैं तो ये क्या चीज है, लाइट ईयर क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है। तो हम लोग को पता चलेगा कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का।
एक साल में लाइट के द्वारा, लाइट की स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड में लाइट चलती है। तो एक साल में लाइट के द्वारा, ये एक सेकेंड का स्पीड मैंने बताया है लाइट का, लाइट काफी फास्ट है, ठीक है ना, लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, ठीक है ना, जिसको आप लोग ये भी बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से चलती है पर सेकेंड। तो आपका लाइट ईयर जो है वो क्या है, डिस्टेंस का मात्रक, यानी कि जब भी आप लाइट ईयर देखेंगे तो यानी कि एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है, या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। कोई दिक्कत? तो यानी कि ये डिस्टेंस का मात्रक है, ठीक है। और एक लाइट ईयर एक्चुअली में कितना होता है, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। -50 नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ये माइनस में आप लोगों को बहुत बार आप लोग फंस जाओगे। माइनस कब लगाते हैं हम लोग, जब लोग छोटी सी छोटी इकाइयों को देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर तो डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस नेगेटिव में कैसे जाएगा, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव में ही जाएगा ना, शर्मा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अच्छे से ऑप्शन में देखेंगे, अगर माइनस रहेगा तो इसको आप लोग रूल आउट करेंगे, माइनस नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव नहीं दिया हुआ तो सिर्फ 15 यानी कि वो पॉजिटिव ही है ना। तो ये चीज को अच्छे से गौर करेंगे कि नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव में थोड़ी ना आंसर इसका आ सकता है। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना दूरी एक साल में लाइट जो है वो तय करती है। इसी को हम लोग लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद और छोटा छोटा चीज हम लोग कुछ जान लेते हैं, जैसे एग्जाम में इसी यूनिट्स एंड मेजरमेंट से जो पूछा जाता है, अब हम लोग थोड़ा मिसलेनियस चीजों को भी जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक बार पूछा गया है 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है ना, ये बात को भी जान के रखेंगे। अच्छा, इसके बाद और कुछ छोटा छोटा चीज पूछा गया, 1 गैलन में कितना होता है, ठीक है ना, कितना लीटर होता है 1 गैलन में, तो 1 गैलन में कितना लीटर होता है 3.785 लीटर होता है 1 गैलन में। और बैरल में भी पूछा जाता है, आप लोग जानते होंगे कि तेल वगैरह जो एक देश दूसरे देश से लेती है वो बैरल में लेती है। 1 बैरल में कितना लीटर होता है, तो 1 बैरल में 159 लीटर होता है, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। 159 लीटर 1 बैरल में होता है, तो ये चीज को भी दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कभी कदार ये सब भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल सा 1-2 क्वेश्चन। 1 फुट में कितना इंच होता है, तो 1 फुट में आपको भी पता है ये बात 12 इंच होता है, ठीक है। ये सब कुछ छोटा छोटा डिटेल से जो कभी कदार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में लगभग 2.5 या 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर पूछ ले 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 12 को अगर 2.54 से गुना कर देंगे तो समथिंग अराउंड 30.48 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा 1 फुट में इतना सेंटीमीटर होता है। तो ये सारा कुछ छोटा छोटा चीज है जिसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब छोटा छोटा डिटेल से जो पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। तो ये सारा चीजों को भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं सदिश एवं अदिश राशियां। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। देखिए, अब कुछ राशियों को व्यक्त करने के लिए, राशियां क्या है ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड या सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, जिस राशियों को डिनोट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की दरकार होती है या सिर्फ परिमाण की दरकार होती है, जरूरत होती है, उसको हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी। इसको अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको हिंदी में अदिश राशियां कहा जाता है। यानी कि कुछ चीज को हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से, परिमाण से डिनोट कर सकते हैं। परिमाण तो जानते हैं संख्यात्मक वैल्यू होता है 1 2 3 4, है ना, और उसके साथ यूनिट लगा होगा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ये तो सिर्फ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ परिमाण होता है, उसको हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, और वैसी राशियां जिसमें परिमाण भी हो प्लस दिशा भी हो, उसको हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। सनमाया क्या होता है? अदिश राशियां। क्या होता है सदिश राशियां? अदिश राशियां उसको कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है। वेयर एज सदिश राशियां उसको कहते हैं जिसमें परिमाण भी होता है, साथ ही साथ आपका एक निर्धारित दिशा भी होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर इसका एग्जांपल ले तो चलिए देखते हैं हम लोग टेम्परेचर, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि में आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर मीन्स क्या होता है? तापमान। अगर हमें बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा टेम्परेचर चेक कर दीजिए, तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है कि आपका जो है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। तो ऐसा थोड़ी ना डॉक्टर बोल देंगे कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उत्तर की ओर, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दक्षिण की ओर, या पूरब की ओर, या पश्चिम की ओर। नहीं बोल सकते वो, है ना, क्योंकि इस चीज को व्यक्त करने के लिए दिशा का निर्धारण करना जरूरी नहीं होता है। समझ में आया? अदिश राशियां वैसी राशियां होती है, स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आपको कन्वे करने के लिए, जिसको बताने के लिए आपको दिशा का ध्यान नहीं रखना होता है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड या सिर्फ आपको परिमाण बताना होता है। तो यहाँ पर परिमाण क्या आपका 100 है ना, और फ़ारेनहाइट क्या हो गया? यूनिट। तो यानी कि आपको 100 बता दिए, 100 डिग्री है, तो वो इनफ है अपना इंफॉर्मेशन को अगले तक पहुंचाने के लिए। इसमें दिशा पे आपको निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि है। कोई दिक्कत है? वेयर एज, अब एग्जांपल लीजिए आप फोर्स का। फोर्स यानी कि बल। बल फोर्स तभी बोला जाएगा जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई काम हो रहा होगा। जैसे मान के चलिए ये कलम को मुझे यहां पर रखना है या यहां से उठाना है, चलिए ऐसा मान लेते हैं ये कलम को मुझे यहां से यहां उठाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मुझे इस कलम को यहां से यहां उठाना है, यहां पर, तो इसके लिए मैं इसको इधर नहीं कर सकता, ना इसको इधर नहीं कर सकता, है ना। इस कलम को मुझे यहां पर उठाने के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जो कि है अपवर्ड डायरेक्शन है, नॉर्थ की ओर, समझ सकते हो आप। हमको इस कलम को नॉर्थ की ओर उठाना पड़ेगा, तब जाकर के ये कलम यहां पर आएगा, है कि नहीं। उसी तरह अगर ये कलम को हमको यहां पर पहुंचाना है तो हमको इस कलम को इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, तभी ये कलम इस डायरेक्शन में आ पाएगा। तो यानी कि क्या पता चला? फोर्स हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा एक अच्छा परिमाण के लिए। यानी कि अपना परिमाण हमको अगर चाहिए, सॉरी अपना परिणाम अगर हमको चाहिए, ठीक है ना, अगर हमको अपना परिणाम चाहिए जो हम चाहते हैं, मनचाहा परिणाम, तो उस परिणाम को पाने के लिए हमको उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ ही फोर्स लगाना पड़ेगा या बल लगाना पड़ेगा, है ना। इस कलम को हम इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे या बल लगाएंगे तो ये गलत डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमको इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इस कलम को हमको इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगा करके यहां लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग बल कहते हैं। यानी कि बल के लिए दिशा का होना जरूरी है। अगर दिशा नहीं होगा तो आपको मनचाहा जो रिजल्ट है वो नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए चूंकि इसमें आपको दिशा लगाना जरूरी है ना, दिशा का ध्यान रखना जरूरी है बल को लगाते वक्त, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग फोर्स को या बल को कहेंगे कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है या ये एक सदिश राशि है। समझ में आ गया? उसी तरह हम लोग बहुत सारी चीजों को हम लोग अदिश और सदिश राशियों में व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया ना। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है, बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो अदिश होती हैं, बहुत सारे ऐसी राशियां हैं जो सदिश होती हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मास और वेट में, ठीक है। हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, मास और वेट में, ठीक है। मास और वेट में मास क्या होता है? द्रव्यमान, और वेट क्या होता है? वजन। वजन और द्रव्यमान। देखिए ये दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि मास में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं इंक्लूड करते, इसको से नहीं शामिल करते। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, बल या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना। कितना बॉडी मैटर प्रेजेंट है, समझ में आ गया ना, उसी को मास से डिनोट किया जाता है। वेयरएज जब वही उसी मास में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्लूड कर देते हैं तो वो वेट में बदल जाता है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगता है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगता है क्योंकि धरती हम लोग को हमेशा नीचे की ओर टानती है अपनी ओर। तो चूंकि वेट में हमेशा धरती एक निश्चित दिशा की ओर यानी कि नीचे की ओर, साउथ की ओर टानती है हम लोगों को नीचे की ओर, जब भी हम लोग ऊपर में रहेंगे तो हर चीज को नीचे की ओर टानेगी। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम हो रहा है, इसीलिए वेट को हम लोग हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं। वेट को हम लोग हमेशा किस क्वांटिटी में रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी में रखेंगे या सदिश रखेंगे। ये बोलेंगे वेट क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। वेयर एज मास के लिए हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मास में हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का यूज नहीं है, तो यानी कि इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी रहेगा क्योंकि इसके लिए हमें एक डायरेक्शन का दरकार नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे यह जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो अब आपको समझ में आ गया सदिश और अदिश क्या होता है। सदिश राशियों में हमेशा एक दिशा निर्धारित रहेगा, एक दिशा में काम होगा, उसके लिए दिशा का होना जरूरी होता है, डायरेक्शन का होना जरूरी होता है। वेयर एज आपका अदिश राशियों में इसका होना जरूरी नहीं होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे मास और वेट में क्या अंतर है, और ये भी समझ गए होंगे कि अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको 4 यूनिट दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन अदिश राशि नहीं है बताओ, या इसमें से कौन सदिश राशि नहीं है बताओ। तो आप ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, दिशा वाला कॉन्सेप्ट लगा करके अपने दिमाग से भी सोच सकते हो कि कौन सा अदिश राशि में आएगा, कौन सा सदिश राशि में आएगा, और डिफरेंशिएट करके आंसर को सॉल्व कर सकते हो। बट इतना हेडेक ना हो आपको, इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट राशियों को लिखा दिया है, आप उसको मतलब 10-12 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में भी याद हो जाएगा कि कौन सा अदिश राशि होगा, कौन सा सदिश राशि होगा, तो आप उस हिसाब से भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन अदिश राशि है और कौन कौन सदिश राशि है। मेरे साथ साथ नोट डाउन आप भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कि सदिश राशियां और अदिश राशियां, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दोनों राशियों को लिख दिया है, आप इसको थोड़ा सा याद कर लें, या 4-5 बार देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया तरीका किस तरीका से हम लोग ये दोनों राशियों को निकालते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो बल जो हो गया, बल हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, या जिसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। उसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जहां जहां बल लगेगा ना, बल ये ज्यादातर केस में आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ये फोर्स एक बल है, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, फिर बलाघूर्ण जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, यहाँ भी बल आ गया। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे उत्प्लवन बल यानी कि ब्योंसी जो पानी में लगता है। ठीक है, ये सारा बल जहां जहां है वो कहीं ना कहीं आपका सदिश राशियां, तो बल जहां जहां दिखेगा आप ज्यादातर केसेस में वो क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। फिर क्षेत्र, जहां जहां क्षेत्र है उसको भी आप, अब क्षेत्र में हर जगह ये लागू नहीं होगा, कुछ आपका एक्सेप्शन बस याद रखना होगा, बट मोस्ट ऑफ द क्षेत्र जो होगा वो आपका सदिश राशियां में आएगा, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा चीज आएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी में। इसके अलावा कुछ छोटा छोटा चीज जो दोनों में अंतर है ये आप देख लेंगे, जैसे वेट, वेट मीन्स होता है भार, और मास, मास मीन्स होता है द्रव्यमान। मास आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, बट भार आपका, वेट आपका सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन या दिशा का भी होता है निर्धारण। उसी तरह आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं, हाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, दूरी आपका सदिश राशि है, सॉरी दूरी आपका अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। बट आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो होता है विस्थापन, विस्थापन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक दिशा में होगा। ठीक है, तो वो आपका सदिश राशि है। तो कहने का मतलब हो गया विस्थापन आपका सदिश राशि हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, बट दूरी डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये बात को याद रखेंगे। उसी तरह स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड जो होगा वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि अदिश राशि हो जाएगा, बट वेलोसिटी जो होगा वो आपका सदिश राशि हो जाएगा। तो आपको इस तरह से चीजों को याद रखना, अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, और दोनों में इस चीज को आप नोट डाउन कर लें, और ये सारा चीजों को पढ़ ले अच्छे से, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह आएगा कि इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, और आपको फिर उसमें चुनना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को हैंडल करना है, सदिश राशि और अदिश राशि वाले क्वेश्चंस को।
आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसके साथ ही हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जो क्लास है वो खत्म होता है। हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले देखा था कि परिमाण क्या होता है, मात्रक क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, ये सारा चीज़ों को हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने मात्रकों की प्रणाली पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने MKS सिस्टम मीटर केजी सेकेंड, FPS सिस्टम फुट पाउंड और सेकेंड, और CGS सिस्टम यानी कि सेंटीग्राम और सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट को समझा। ये हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा? हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम IS सिस्टम या उसमें हम लोगों ने देखा कि SI यूनिट वगैरह जो क्या होता है, SI यूनिट वगैरह का क्लास हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने SI यूनिट को 3 हिस्सा में बांटा था, जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स था जिसको मूल राशि कहते थे, और उन्हीं मूल राशियों का मदद से जो हम लोग को पूरक राशियां मिली थी डेराइव्ड यूनिट, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने कुछ एंगल के रिलेटेड सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला यूनिट्स पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ SI यूनिट्स वगैरह देखा, जैसे लेंथ का क्या होता है, मास का क्या होता है, टाइम का क्या होता है। हम लोग ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा, मूल राशियों के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ डेराइव्ड यूनिट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में पढ़ा, है ना, प्रीफिक्स जो यूज होता है SI यूनिट में। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो छोटे छोटे चीज़ें, जैसे न्यूक्लियस का साइज क्या है ना, एटम का साइज क्या होता है, और कुछ बड़े चीज़ जैसे लाइट ईयर क्या है ना, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, ये सारी चीज़ों को पढ़ा जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आती हैं। इसके बाद हम लोगों ने जितना भी राशियाँ पढ़ा उसको 2 हिस्सा में बांटने का कोशिश किया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसको हम लोगों ने समझा। तो ये जैसे ही हम लोग इस चीज को कंप्लीट करते हैं तो हम लोग का ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पूरा क्लास जो है यहाँ पर खत्म होता है। तो ये हमारा लेक्चर का पहला समझ लो क्लास था, जो या पहला टॉपिक था जो हम लोगों ने खत्म किया है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है ग्रुप डी में, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, ठीक है ना। हालांकि आप लोग को अगर और रिसर्च करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर 10-12 इंपॉर्टेंट चीज लिखाई है, तो आप लोग अपने से चाहो तो थोड़ा सा खुद से भी 10-12 और लिख सकते हो, वो आप कर सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, बट इससे बाहर से नहीं आने वाला, यही इंपॉर्टेंट है, इतना से ही आ जाएगा, ठीक है ना। बट अगर किन्हीं को होता है क्यूरियोसिटी और ज़्यादा जानने का, तो थोड़ा सा और लिख सकते हैं, उसमें कुछ मतलब सीमा नहीं है, ऐसे क्वांटिटीज बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अगर मैं सारा लिखाऊं तो आपका नोट्स इसी में भर जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट जो राशियाँ उनको ही नोट डाउन करवाया, जो एग्जाम में भी पूछा जाने का चांस जिसका ज़्यादा रहता है। आई होप ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब अगला क्लास हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मोशन के बाद हम लोग इसी तरह से फिजिक्स को पढ़ेंगे आगे, और फिर फिजिक्स भी हमारा लगभग 2 वीक में हम लोग का टारगेट इसको खत्म करने का। तो आप क्लास के साथ जुड़े रहें, और अगर आपने अब तक हमारा जो है कोर्स को अप्लाई नहीं किया है, अभी तक आपने नहीं लिया है, तो आपको बता दूं सिर्फ 166 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से चार्ज लग रहा है, जो कि काफ़ी मिनिमल से अमाउंट है। 166 रुपया जो है वो काफ़ी कम ही है। 1 महीने के हिसाब से आप लोगों को अच्छे से एग्जाम की तैयारी भी की जा रही है, और काफ़ी अच्छे से रिवाइज वगैरह भी करवाया जाएगा। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को हमारे इंस्पायर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ने का, तो आप लोग इसमें जुड़ें, और जो हमारा आपका कोर्स चल रहा है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। तो मिलते हैं लेक्चर 3 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में, और उस लेक्चर में हमारा मोशन को कंप्लीट करेंगे। और अब क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि अभी शुरुआती क्लासेस है, तो मैंने क्लासेस को काफ़ी शॉर्ट रखा है, बट जैसे जैसे आपका लेक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे क्लास का लेंथ और ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। वो टॉपिक जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से क्लासेस को डील करा जाएगा। तो आप लोग बस जुड़े रहें और आप पढ़ते रहें, ठीक है। और ग्रुप डी जरूर आप लोग का भी निकलेगा, इंस्पायर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से इस बार अच्छा सिलेक्शन होगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ें चीज़ों को।